हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हिक्सन कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको मार्शल का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम जो है यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमने कंज्यूमर सरप्लस को डिराइव करना आपको सिखाया था। क्योंकि मार्शल का कहना था कि हम यूटिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी में मेजरमेंट कर सकते हैं, क्वांटिटी फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी अप्रोच को कार्डिनल अप्रोच के बेसिस पे मैंने कंज्यूमर सरप्लस को मैंने बताया था कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे डिराइव्ड करते हैं। मतलब कि उन्होंने बोला था कि हम कंज्यूमर की सरप्लस कैसे डिराइव कर सकते हैं कि जितना पैसा वो देना चाहता है, ठीक है, और जितना उसने एक्चुअल पेमेंट किया है, दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपके कंज्यूमर सरप्लस बोला जाता है। लेकिन हिक्स ने जो है इनकी थ्योरी को क्या किया था, कट करके, मतलब उनका एक जैसे बोल सकते हैं कि उनको ख़त्म करके उन्होंने बोला कि नहीं, कि हम यूटिलिटी को जो है क्या बोलते हैं, कार्डिनल फॉर्म में उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, उसका अप्रोच हम लोग ऑर्डिनल लगते हैं। इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपको मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे कैसे हम एनालिसिस करते हैं यूटिलिटी का। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए कोई भी कंज्यूमर जो है वो रेशनल नहीं होता, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि मार्केट में प्राइस कितनी होने वाली है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट वो लेने जाएगा उसको ये नहीं पता है कि मार्केट में कितनी प्राइसिंग है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी को बनाया और कंज्यूमर सरप्लस के अप्रोच को इन्होंने बताया। ठीक है, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस की अप्रोच हिक्सियन की क्या है, और इसके लिए बेसिस किसको मानेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। मैंने आपको पिछली क्लास में आईसी कर्व बताया था, इसका आपको वीडियो पढ़ा होगा, तो आप उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, तभी आपको ये अप्रोच समझ में आएगा, नहीं तो आपको वो अप्रोच आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको आईसी कर्व या इंडिफरेंस कर्व को जानना बहुत जरूरी है अगर आपको ये अप्रोच समझना है, नहीं तो आपको एक भी पॉइंट भी इसमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि आखिर इन्होंने बोला क्या था। इन्होंने बोला कि हिक्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, देखिए मैंने आपको बोला ना पहले ही कि इन्होंने कंज्यूमर सरप्लस का मेजरमेंट किसके हेल्प के साथ किया बेटा, इंडिफरेंस कर्व। इसीलिए आप पहले इसकी क्लास इंडिफरेंस कर्व वाली कर लीजिए, ताकि आपको ये अप्रोच अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और प्रोफेसर हुक्स ने अपनी एक बुक लिखी थी, वैल्यू एंड कैपिटल, एंड हैज अटेम्प्टेड टू मेजर कंज्यूमर सर्विस विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। वही सेम चीज लिखा हुआ है कि इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी वैल्यू एंड कैपिटल, और उस वैल्यू एंड कैपिटल के अंदर इन्होंने इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे ये बताया कि कैसे कंज्यूमर सरप्लस को डिराइव किया जाता है। ठीक है, ही हैज सपोज द इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड अटेम्प्टेड टू मेजर द कंज्यूमर सरप्लस। इन्होंने कंज्यूमर के इनकम को बेस माना है कि इसके बेसिस पे हम कैसे क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस को निकाल सकते हैं। लेकिन यही चीज़ें मार्शल ने क्या किया था, खत्म कर दिया था। उन्होंने बोला था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो कंज्यूमर की कांस्टेंट होती है, और ये कभी हो नहीं सकती है। ठीक है, कि अगर मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो मेरे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मैं पैसा ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन अगर पैसा आपके पास कम है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास पैसा कम है तो आप वही चीज़ें खरीदना चाहेंगे जिससे आपको यूटिलिटी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। आप एडो गैरो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते। लेकिन अगर ज़्यादा पैसा आपके पास, तो उस केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी, आपकी कम होगी। ठीक है, तो इन्होंने देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर को ही बेस मान के क्या माना है, आपका कंज्यूमर सरप्लस को डिराइव माना है, और इन्होंने इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन को क्या माना है, कंज्यूमर सरप्लस के डिराइव करने के लिए इनको बेस माना है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया था पहली बार इसके पिछले वाली क्लास में, और प्राइस लाइन। ठीक है, जब आपको प्राइस पता चल जाएगी तभी तो आपका कंज्यूमर सरप्लस पता चल जाएगा। क्यों? जैसे नॉर्मली अगर भाषा में समझें कि मान लीजिए आप समोसा लेने गए हैं, ठीक है, और समोसा लेने जब आप गए तो आपको 100 रुपये मिले मम्मी से। ठीक है, तो और 100 रुपये मिले, और आप मार्केट में गए, लेकिन आपको ये नहीं पता है उस समोसे की प्राइस कितनी है। लेकिन आपको इतना पता है कि 100 रुपये मेरे पास हैं, और मैं उन्होंने बोला कितनी भी क्वांटिटी ले लेना जितना आप तुम्हें खाना होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चल गए हैं कि हमें 5 क्वांटिटी मान लो लेनी, मैं 5 समोसे खा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको प्राइस नहीं पता है। तो जब प्राइस नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ जाएंगे, तब आपको उसकी प्राइस का पता चलेगा कि एक्चुअल पेमेंट मुझे कितना करना है। आप 100 रुपये तक देने वाले थे उसको, लेकिन आपको बाद में पता चला कि उसकी प्राइसिंग कितनी है, 60 रुपये ही है। ठीक है, उस 5 क्वांटिटी की प्राइसिंग कितनी है, आपकी 60 रुपये ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, तो आप बता देंगे सर आपका 40 रुपये। नॉर्मली भाषा में देखा जाए कि आपके पास 100 रुपये हैं, और आप जब वहाँ पे गए और आपको पता चला कि नहीं यार 60 रुपये की उसकी प्राइसिंग है। ठीक है, तो मेरा जो कंज्यूमर सरप्लस हुआ वो कितने का हुआ, 40 रुपये का, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये थे। ठीक है, मैं 100 रुपये तक भी खर्च कर सकता था उसके लिए। ठीक है, तो वही अप्रोच इन्होंने नॉर्मल भाषा में दी हुई है, और उसके लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को यूज़ करना जरूरी है। अगर नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में प्राइस ऑफ क्वांटिटी एक्चुअल में
कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ है। ठीक, तो उसके लिए आप पहले डायग्राम को समझेंगे। ठीक, डायग्राम कैसे होगा, देखिए एक तरफ हम बनाएंगे एक्स क्वांटिटी और वाई, ठीक है, एक तरफ वाई एक्सिस, दूसरी तरफ एक्स एक्सिस, ठीक है, फिर जीरो यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्वांटिटी को, नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जो भी चीज़ें मुझे परचेज करनी है, मैंने समोसा माना था तो उसी को ले लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी को ले लेते हैं, और इधर मनी को ले लेते हैं, ठीक है, इधर मनी को ले लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना एक्चुअल में हमने क्वांटिटी डिराइव की है, ठीक है, या कंज्यूमर सरप्लस मैंने एक्चुअली में कितना डिराइव किया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको जानना जरूरी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी और ये, क्योंकि तभी तो आप लेने जाएंगे ना, नहीं तो आपको पता कैसे होगा, ठीक है। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि आपके पास इतनी मनी है, ठीक है, एम, इसको एम मान लेते हैं इस वाले पॉइंट को, मतलब आपके पास 100 रुपये है मान लीजिए, वही 100 रुपये समोसे वाला ही ले लेते हैं, और आपके पास क्वांटिटी कितनी है बेटा, ओ क्यू क्वांटिटी है, और आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरे पास मुझे 5 क्वांटिटी खरीदनी है समोसे की, ठीक, और आपके पास 100 रुपये, इतना आप खर्च कर सकते हैं, ठीक। तो आपकी जो यहाँ से इंडिफरेंस करो लाइन होगी वैसे होगी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए IC1 इतना। अभी आपको ये नहीं पता, अभी मार्केट में आप जाने वाले हैं, इससे पहले की लाइन ये है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि एक्चुअल प्राइसिंग कितनी है, ठीक है, मार्केट में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्राइसिंग कितनी होने वाली है, ठीक है। अब आप क्या गए, अब आप मार्केट में चले गए, ठीक है, और मार्केट में जब आप गए तो आपको उसकी प्राइसिंग पता चल गई, तो ये आपकी बजट लाइन हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, बजट लाइन, ठीक है। अब इस बजट लाइन पे आपकी जो इंडिफरेंस करो एनालिसिस होगा, जैसे पहले ये देख लेते हैं कि कितना आप बाई कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे बाई कर सकते थे मान लीजिए इतना, ठीक है, OQ है ना, OQ वाली लाइन है, और ये आपकी पैसे वाली लाइन, मतलब OM, ठीक है, इसको मान लो B मान लेते हैं, OB वाली लाइन है, और ये वाला पॉइंट जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, यही तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पे ये आपका टच करता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, इतना पैसा देने के लिए आप तैयार हैं, ठीक। देखिए पैसा नहीं पता है अभी, पैसा तो आपके पास 100 रुपये है, लेकिन कितना पैसा भी देने के लिए तैयार है, मतलब OQ इतना क्वांटिटी खरीदेंगे तो ये वाली जो लाइन यहाँ पे टच करेगी, ये आपकी इतना पैसा मतलब आप देने के लिए तैयार है, ठीक। अब उसके बाद जब आप गए और आपको पता चला कि उसकी प्राइसिंग जितनी भी होगी, अभी प्राइसिंग का उतना कोई मोल नहीं है, और आपको पता चला कि भाई उसकी प्राइसिंग मान लो 60 रुपये, ठीक है, कितना खर्चा करना है, 60 रुपये, 60 रुपीज़ है आपके पास, ठीक। और ये आपकी प्राइस लाइन होगी, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस लाइन, प्राइस लाइन बोलते हैं, ठीक। तो अब आपको पता चला कि नहीं यार, अब मेरी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये वाली है, ठीक है, IC2, ठीक है, IC2 वाली लाइन, ये आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली लाइन। तो अब आप बताइए, ठीक है, या आपसे अगर मैं पूछूं कि कितना पैसा आपने दे दिया है उसको, तो आप यहाँ पे ये वाली लाइन मतलब आपने दे दिया है ये, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, और इसको E पॉइंट मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम, इसको F पॉइंट मान लेते हैं, जो भी इसको लाइन मान लेते हैं। और ये IC2 करो, ये IC1, ये IC1 करो कब का है, जब आपको पता नहीं है कि एक्चुअल प्राइसिंग कितनी है, तो उसके पहले मैंने आपको ये बताया कि IC करो पीछे होगा, जब आपको ये पता चलेगा कि भाई प्राइसिंग है कितनी, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी उसकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग यहाँ पे इतनी, ठीक है। तो मतलब पूरे टोटल 100 रुपए थे, ठीक है, मैं खर्च करने के लिए इतना तक तैयार था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतना पैसा मैं खर्च करने के लिए क्या था, तैयार था पहले से। और मुझे पता चला कि मैंने कितना पैसा खर्च किया, OA, मैंने कितना पैसा खर्च किया, MB, ठीक है, मैंने MB पैसा खर्च किया, और मैं पैसा खर्च करने के लिए कितना तैयार था, MB तक, और मैंने पैसा एक्चुअल में खर्च कितना किया बेटा, MA किया, ठीक है। मतलब ये जो आपको बीच का गैप दिख रहा है, ये वाला जो बीच का गैप है, यही आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। मतलब कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू हो जाएगा MB, मतलब जितना पैसा मैं देने के लिए, देखो डिफिनीशन वही है, विलिंग टू पे, MB तक मैं देने के लिए तैयार था, और मैंने कितने रुपए दिया बेटा, MA, अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं फिर से एक और बता देता हूँ, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये IC1 वाली, ये वाली जो लाइन है, जब आपको ये नहीं पता था कि मार्केट में उस समोसे या उतनी क्वांटिटी की प्राइस की, लेकिन मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं उतना खर्च कर सकता हूँ क्या करने के लिए, उस समोसे को पे आउट करने के लिए, लेकिन मैं MB तक पैसा खर्च कर सकता था क्वांटिटी के लिए, इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता था, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार, उसकी प्राइस क्या है, MA ही है,
ठीक है, उससे ज़्यादा पैसा उतना ही पैसा मैं उसके लिए खर्च करूंगा। ठीक है, 40 रुपये मान लो, 50 रुपये, कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं 60 रुपये बोल रहा हूँ, हो सकता है कम ही होगा। अगर कम नहीं होगा तो सरप्लस कहाँ से होगा, सीधी बात है। चाहे हिक्स अप्रोच हो, चाहे आपका मार्शल का अप्रोच हो, दोनों अप्रोच में ये ध्यान रखना है कि आपको फायदा तभी होगा जब आप पैसा जितना लेके गए हैं उससे कम में अगर आप खरीद ले रहे हैं, तभी आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। ऐसे ही आपका क्या था, मार्शल का भी अप्रोच था कि अगर आप जितना पैसा लेके गए हैं लेकिन उससे कम में, वो कम पैसे में अगर वो चीज़ मिल जा रही है, इसका मतलब क्या, वो कंज्यूमर सरप्लस है। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आपके पास 100 रुपये था, आप जब मार्केट में पहुंचे, ठीक है, तो आपको इतना पैसा देना था, आप इतना पैसा देने के लिए रेडी थे, लेकिन जब बाद में आपको पता चला कि नहीं यार मुझे MA ही देना है, इतना ही पैसा देना है, मान लो ये 60 रुपये ही देना है, तो मुझे पता चल गया कि भाई 100 रुपये मेरे पास पैसा था और इसमें से अगर मैंने 60 रुपये दे दिया तो जो मेरा ये 40 रुपये है, ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ये था पूरा हिक्स का अप्रोच। ठीक है, हिक्स अप्रोच सीधे सीधे किस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती है, तो चलिए मैं बाद में आपको डॉक्यूमेंट में दे दूंगा। ठीक है, कैसे अप्रोच बनेगा, मेन इस वाले लाइन को आपको याद रखना है। मतलब ये जो गैप है MB माइनस MA, दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। और ये पूरी हिक्स की अप्रोच थी। इन्होंने बोला था कि भाई हम किसी भी चीज़ को कार्डिनल अप्रोच पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर रेशनल नहीं है, कंज्यूमर ये नहीं जानता है कि आखिर एक्चुअल में प्राइसिंग क्या होने वाली है। जब वो मार्केट में जाएगा तब उसको एक्चुअल प्राइसिंग का एहसास होगा, भाई इसकी एक्चुअल प्राइसिंग है कितनी। ठीक है, और ये सही अप्रोच भी है, दिस इज रियलिस्टिक अप्रोच। इसीलिए हिक्सियन ने जो है मार्शल के अप्रोच को अनरियलिस्टिक माना था। क्यों, क्योंकि हम किसी भी कंज्यूमर की यूटिलिटी को यूटिल्स में मीज़र या कार्डिनल या क्वांटिटी में मीजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना अप्रोच दिया कि हम मार्केट को बेस मानेंगे। हम किसको बेस मानेंगे बेटा, प्राइस लाइन को बेस मानेंगे और इंडिफरेंस कर्व को बेस मानेंगे। इसके बेसिस पे हम निकालेंगे कि कंज्यूमर का सरप्लस कितना होने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा है कि ये सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड अटेम्प्टेड टू मीजर द कंज्यूमर सरप्लस। इसीलिए उन्होंने केवल इनकम ऑफ द कंज्यूमर माना है, क्योंकि कंज्यूमर को अपनी इनकम पता है कि वो कितना पैसा देने वाला है, बाकी उसको ये नहीं पता कि मार्केट में जाने के बाद उस चीज़ की प्राइसिंग कितनी होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व इज द मस्ट। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व आता है तभी आप इस अप्रोच को समझ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं तो मैंने ये जो लाइन खींची है इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है, तो ये कर्व आपको नहीं समझ में आएगा। ये IC1 जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, IC1 जो है ये आपको प्राइस पता होने से पहले की लाइन है। ठीक है, ये IC2 कौन सी लाइन है, जब आपको बजट लाइन पता चल गया तो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये प्राइस जानने के बाद की लाइन है, क्योंकि कंज्यूमर को पता चल चुका है कि मैं उसके लिए कितना पैसा देने वाला हूँ। ठीक है, और इन दोनों का गैप ही मेरा क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस कहलाने वाला है। दिस इज कॉल्ड एज आपका हिक्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।